नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए गुपकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस से मतभेदों से इनकार कर दिया है। डॉक्टर फारूक ने कहा कि चुनावों के लिए गठबंधन पर यह फैसला होगा और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि अपने दम पर चुनाव लड़ना भी लोकतांत्रिक अधिकार यहां पर है। इसलिए आप देखिए किस तरह से अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है श्रीनगर से कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस से मतभेदों से इनकार कर दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनावों के लिए गठबंधन पर फैसला पहले होगा और उसके बाद ही यहां पर काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरी तरह अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं कि आप यहां किस तरह काम जो है वो करते हुए नजर आएंगे। गुपकार के हवाले से इस वक्त बड़ी अपडेट, जहां पर एक महागठबंधन बनता हुआ नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से किनारा करती हुई नजर आई, इस पर अब अटकलें जो हैं वो लगी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस से मतभेदों से इनकार कर दिया है और डॉक्टर फारूक ने कहा कि चुनावों के लिए गठबंधन पर यह बड़ा फैसला होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, अपने दम पर ही चुनाव जो है वो लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार करने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस से एक बड़ी बात यहां पर कह दी है, जिसमें आप देखिए कि किस तरह एक बड़ी अपडेट लगातार देखने को मिल रही है इस वक्त श्रीनगर से, कि किस तरह से अपडेट जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि गुपकार अलायंस खबर जो है वो सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस से मतभेदों से इनकार कर दिया है, जिसमें अब देखना यह होगा कि गुपकार गठबंधन किस तरह से काम करेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कह दिया है कि गठबंधन पर पहले यहां पर फैसला होगा और उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से गुपकार की तरफ से एक बड़ा महागठबंधन रखा गया सामने, मीटिंग का दौर भी शुरू किया गया, लेकिन आज एक अपडेट सामने आई है जिसमें बड़ा झटका गुपकार को लगता हुआ नजर आया है। और अब देखना यह होगा कि किस तरह से गुपकार गठबंधन एकजुट होकर यहां पर चुनाव जो है वो लड़ेगा। अपने दम पर चुनाव लड़ना भी लोकतांत्रिक अधिकार है, इस तरह से बयानबाजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। तो यहीं से संकेत ये लगाइए कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ यहां कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी बयान के अंदर पूरी बात जो है वो छिपी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गठबंधन पर अभी फैसला होगा और चुनावों के लिए जो गठबंधन है उस पर फैसला किया जाएगा। यहाँ पर फैसला पहले होगा और अपने दम पर चुनाव लड़ना भी लोकतांत्रिक अधिकार है, यानी आपका अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है चुनावों में भाग लेना। अब यहां से ये समझिए कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से चुनाव लड़ेगी या फिर गुपकार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से गुपकार महागठबंधन सामने आया है, जिसमें सीपीआईएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ ही आपको बताते चले पीडीपी पार्टी उसके अंदर शामिल, और जो मीटिंग यहां पर हुई थी उसमें शिवसेना भी देखी गई थी, कांग्रेस भी देखी गई, लेकिन उस बीच में अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या खुद ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां गुपकार गठबंधन से किनारा कर दिया है या किस तरह से ये बात जो है वो सामने रखी गई है। चलिए, तो अपने दम पर चुनाव लड़ना भी लोकतांत्रिक अधिकार है, इस तरह से बयानबाजी जो है वो यहाँ पर की गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह से बयान अपना यहाँ पर जारी करते हुए नजर आए हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर सहयोगी सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। हिलाल से बात करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले आप देखिए सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल के साथ साथ आपको बताते चले कि इस वक्त सनम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, हमारे सीनियर सहयोगी हैं। सनम, किस तरह से अपडेट है, क्योंकि गुपकार के हवाले से एक बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए गुपकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस किनारा कर रही है, क्योंकि बयान को अगर मद्देनजर रखते हुए बात करें तो देखिए बिल्कुल आशा, अगर कहें तो ये कल शाम को अचानक ये खबर जो है आना शुरू हुई और यूं कहें तो कश्मीर की सियासत के गलियारों में ये एक बमशल की तरह था जो उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था, और उसमें ये उन्होंने बताया कि वो सभी सीटों पे जम्मू कश्मीर के अकेले चुनाव लड़ेंगे। पिछले काफी समय से एक तरह से कश्मीर में बातचीत हो रही थी, कश्मीर में ये सारा जो समीकरण बनता जा रहा था और उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे गुपकार अलायंस जो आने वाले वक्त में इकट्ठे चुनाव भी लड़ेगा, क्योंकि
इन सियासी कश्मीर बेसिस सियासी जमातों के लिए आगे खाई पीछे कौवा वाला मामला है और उसमें अगर उन्हें बचाव कुछ कहीं से होगा तो वो सिर्फ अगर वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कल शाम जो उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बाद यहाँ जो बमशल गिरा उसके बाद सियासी हलकों में एक चहल पहल शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के साथ एक तरह से वो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप होता शुरू हुआ और बहुत से लोग अलग अलग तरह से इस पर अपना रिएक्शन देने लगे। खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ क्वार्टर्स इस पर बड़े निराश नजर आए, नाराज नजर आए, दोनों चीजें, निराश भी और नाराज भी। और फारूक अब्दुल्ला गुट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है वो तो बहुत ज्यादा निराश और नाराज दिखाई दिया। और आपको बताऊं कल शाम को जब मैंने फारूक अब्दुल्ला के क्लोज ग्रुप के बड़े मेंबर से बात की और उनसे जाना कि उमर अब्दुल्ला का क्या स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग हैं जिन्हें आने वाले चुनाव में अगर अलायंस होता है तो उन्हें अगर मैंडेट नहीं मिल, उन्हें मैंडेट मिल नहीं सकता है वहां पे, क्योंकि हो सकता है वो सीटें पीडीपी को चली जाए। तो इसलिए ये वो एक छोटा सा ग्रुप है जो उमर अब्दुल्ला के आसपास सर्कल बना हुआ है और ये उसका उसी के आधार पे है। लेकिन उसके बाद पीडीपी का स्टेटमेंट आया और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो, लेकिन हमें जो है गुपकार अलायंस को एक लंबे बड़े काज के लिए हमने बनाया, इसलिए इसमें कोई दरार नहीं होगी। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्वार्टर से भी ये बातें आने लगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्कों से भी बताया जाने लगा कि ये बड़े काज की ये बात है। और फिर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आया कि चुनाव होंगे नहीं होंगे या चुनाव के हवाले जो रणनीति है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी गुट अब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। जैसे गुटबाजी की वजह से कांग्रेस जो है वो किनारा करती हुई, साथ ही बिखरती हुई नजर आई थी। कुल मिलाकर गुपकार का किस तरह से अब गठबंधन जो है वो देखने को मिलेगा, ये सवाल रहेगा, क्योंकि अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं तो सामने रखी गई हैं, लेकिन समय बेहतर बताएगा कि किस तरह से गुपकार गठबंधन एक होकर काम करेगा। सागर ग्रुप है, रहीम राफेल ग्रुप है, मोहम्मद शफी उड़ी ग्रुप है, चौधरी मोहम्मद रमजान ग्रुप है, ये तरह से अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप काशी कॉन्फ्रेंस में। लेकिन दो बड़े ग्रुप जो है जो आमतौर पर नजर आते हैं वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ग्रुप है। सीनियर सभी लीडर्स हैं वो फारूक अब्दुल्ला के साथ है, यंग ब्रिगेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो बड़ी संख्या में उमर अब्दुल्ला के साथ है। लेकिन आज का ये सारा स्टेटमेंट जो है, ये सारा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो गुटबाजी से लेकर दूसरे मामला जो है इससे उनके हट के है, क्योंकि बहुत सी नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्वार्टर्स भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला बहुत पहले से दिल्ली में बीजेपी के साथ कंसल्टेशन में थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ क्वार्टर्स बता रहे हैं और बड़े क्वार्टर्स बता रहे हैं। पीडीपी के भी बहुत लोग बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कहीं न कहीं बीजेपी के साथ टच में है। और फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी पीडीपी या दूसरे हल्के कहते हैं कि उन्होंने अब तक की पॉलिटिक्स में जो किया वो किया, लेकिन अब लाइफ के स्टेज पे वो कश्मीरियों के साथ सिंसियर है और वो कश्मीरियों को इस वक्त ऐसा कोई किसी भी जगह पे या बंवर में नहीं छोड़ेंगे जहां पे कश्मीरी को निकलना मुश्किल होगा। तो ये गुटबाजी जो है पुरानी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट उस वक्त पे देना जब चुनावों की बात, कोई अलायंस की कोई बात नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन उमर अब्दुल्ला चुनावों के हवाले से या कोलेशन के हवाले जो स्टेटमेंट देते हैं, ये एक बमशल की तरह कश्मीर की पॉलिटिक्स में घिरा है। और जो पॉलिटिकल पंडित हैं या कश्मीर के आम बहुत से लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत और खासतौर पर उमर अब्दुल्ला के बयान से बहुत निराश नजर आ रहे हैं। और अक्सर कश्मीरी का अगर मार्केट में बात की जाए तो अक्सर कश्मीरी आरोप लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वही सब चीजें यहाँ पर एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आ रही हैं। जब डीडीसी चुनाव हुए थे तब भी आम जनता ने भरोसा दिलाया था और उसके बाद आपने देखा था कि गुपकार गठबंधन किस तरह से बिखरता चला गया। और अब एक बार फिर से पिक्चर जो है वो सामने आ रही है। अभी तो विधानसभा चुनावों के लिए ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह से आप देखिए किनारा अगर किया गया है तो देखिए हम बीडीसी चुनाव से लेके आज के मामलात को थोड़ा हट के ही देखेंगे, क्योंकि तब के हालात और थे, आज के हालात और है। उसके बाद बहुत से कानून बने हैं, बहुत सा कश्मीरी कहते हैं कि हमारे विरोध में फैसले लिए गए, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है तब से लेके अब तक की। और आज की डेट में उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट, इस पे कश्मीरी बहुत निराश है। और ये निराश इसलिए बता रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी, आम कश्मीरी के शब्दों में, खासतौर पर युवा ब्रिगेड के शब्दों में, आम कश्मीरी या युवा ब्रिगेड के लोग बात करें तो सबका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार जब भी कश्मीरी की बात आई तो कश्मीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिच किया है। चाहे 96 हो, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तब बताते हैं शॉर्ट ऑफ आजादी सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तब सरेंडर कर देती है, फारूक अब्दुल्ला सरेंडर कर देता है। और उससे पहले की सियासत भी बताई जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरेंडर किया और फिर प्राइम मिनिस्टर से लेके जो चेंज किया, चीफ मिनिस्टर तक पहुंची नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी के लिए। और आज भी बता रहे कि कहीं न कहीं बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कोलेशन की बात तो नहीं कर रही है कुर्सी के लिए, और उमर अब्दुल्ला उसी के एक पड़ाव में या उसी के एक पहलू की तरफ तैयारी कर रहे हैं। चलिए सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से सनम एजाज हमें जानकारी दे रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी का खेल किस तरह से जारी रखे हुए है।
लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगी या जिस तरह से बयानबाजी की गई है इसी तरह से पिक्चर जो है वो सामने आएगी। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलेंगे और सांबा से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत का यहां पर पर्दाफाश कर दिया गया है और सांबा सेक्टर के अंदर से हीरोइन की तस्करी की एक कोशिश यहां पर की जा रही थी, जिसका पर्दाफाश कर दिया गया है और बीएसएफ ने सरहद से 8 किलो हीरोइन यहां बरामद कर दी है और बीएसएफ की गोली लगने से जो घायल तस्कर है वो भागने में यहां पूरी तरह आप देखिए किस तरह से पूरी तरह कामयाब देखा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सांबा के अंदर एक बार फिर से तस्करी का मामला सामने आ गया है, क्योंकि सांबा सेक्टर से हीरोइन की तस्करी की कोशिश का पर्दाफाश कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से नापाक करतूत ये की गई है और बीएसएफ ने यहां सरहद पर किस तरह से आप देखिए बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 8 किलो हीरोइन यहां पर बरामद कर ली गई है और बीएसएफ की गोली लगने की वजह से ये तस्कर जो है वो घायल हुआ है और भागने में कामयाब भी हुआ है, लेकिन लगातार वहां पर जवानों ने अपनी मुस्तैदी को बढ़ा दिया है और अब देखना ये होगा कि किस तरह से और ज्यादा मुस्तैदी वहां पर बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बीएसएफ के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बड़ी सफलता बीएसएफ के जवानों को हाथ लगी है और पाकिस्तान की तरफ से तस्करी के मामले को किस तरह से देखा गया है। डीजीएमओ लेवल की बैठक होती है, सीजफायर समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन फेंसिंग के नीचे से किस तरह से पाकिस्तान यहां पर घुसपैठ करवाने की कोशिश, तस्करी करने की कोशिश कर रहा है ये आप देख सकते हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं और पूरी तरह से तस्कर को यहां पर दबोचने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल घायल हुआ है, भागने में कामयाब हो गया है। बीएसएफ ने सरहद से 8 किलो हीरोइन यहां पर बरामद कर ली है और जिस तरह से बार बार अटकलें लगाई जा रही थी कि बॉर्डर के रास्ते से बीएसएफ किस तरह से यहां पर आतंकियों पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है वो भी देखते ही बन रहा है। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऋषि, अपडेट क्या कुछ है ताजा? देखिए आशा, आपको बता दें कि एक बार फिर से बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चिलैरिया में यहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए के ऊपर फायर किया और फायर जब किया गया तो वो घुसपैठिया वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में भाग गए। ये वारदात रात लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास की है, जब बीएसएफ के जवानों ने देखा कि तारबंदी के पास सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है और उस मूवमेंट को क्लोजली वॉच किया और अलर्ट जवानों ने देखा कि एक पाकिस्तानी घुसपैठी जो भारतीय टेरिटरी में घुसने की फिराक में था और जब फायर किया गया वो वापस चला गया जख्मी हालत में। लेकिन बीएसएफ ने पूरा इलाका सर्च किया तो सर्च के दौरान ये 8 पैकेट हीरोइन ड्रग्स के यहाँ से बरामद किए जो 8 किलो इनकी क्वांटिटी बताई जा रही है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो कीमत बताई जा रही है लगभग 40 करोड़ के आसपास की है। तो पहले कहीं एक जहर जो यहाँ भेजने की कोशिश की गई, हमारे युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश की और पाकिस्तान पिछले कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई अलग अलग तरह की संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमने देखा कि ड्रोन एक्टिविटी स्पॉट होती है और कहीं ना कहीं पिछले दिनों में एनआईए ने भी तमाम मोर्चा संभालते हुए यहाँ अलग अलग इलाकों का दौरा किया और जो कुछ संदिग्ध लोग पहले आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे उनको भी जो वो हिरासत में लिया है। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है जिस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चिलैरिया में ये रिकवरी की गई है और कहीं ना कहीं ऋषि, क्या लगता है कि राजौरी और पुंछ में एक बार फिर से आतंकी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं? राजौरी पुंछ को आतंक का गढ़ बनाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ अगर हम जिला सांबा या फिर कठुआ की बात करें, हीरानगर सेक्टर की बात करें तो जाहिर तौर पर तस्करी के मामले भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो डीजीएमओ लेवल की जो समझौता यहाँ पर हुआ है सीज फायर अबॉलिशन को लेकर वो तो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उस बीच में फेंसिंग के नीचे से पूरी कार्रवाई जारी है। देखिए आशा, दो अलग अलग चीजें हैं जिसमें आपने कहा कि डीजीएमओ लेवल पर जब मीटिंग हुई थी सीजफायर का जो समझौता हुआ वो सीजफायर का समझौता जो लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार करने में जो ये पाकिस्तान है ये अव्वल नंबर पर माना जाता है और जो भी गतिविधियां हैं आतंकी उनको अंजाम देने की कोशिश करता है। पिछले दिनों में जब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हुई या फिर जिस तरह से 15 अगस्त उससे पहले ये इनपुट लगातार मिल रहे थे कि लॉन्च पैड्स पर कई सारे आतंकी सक्रिय हैं, चाहे वो आईबी की बात करें या फिर एलओसी की बात करें, हर जगह से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें इनकी तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं हमारा जो इस समय सिक्योरिटी ग्रिड है वो काफी मजबूत है। तो ये तारबंदी के पास से तो ये अंदर आ नहीं सकते, लेकिन ये एक टनल के माध्यम से जो नया एक हथकंडा लेकर चलते हैं वहां से ये आते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरह से अलर्ट ग्रुप्स ने लगातार पिछले दिनों से इनपुट्स के ऊपर काम किया और जहां पर चौकसी को भी बढ़ाया गया है और उसी को देखते हुए यहाँ पर तारबंदी के पास ये जो इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट के साथ जो रिकवरी हुई है ये एक बड़ी कामयाबी है और इसके ऊपर जांच लगातार जारी है और क्या कुछ चीजें सामने आती है ये भी हमें देखना होगा। लेकिन ये सबके
जवानों को एक बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी कामयाबी हमारे जवानों को हाथ लगी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि और किस तरह से मुस्तैदी जो है वो यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अब आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए डेली वेजर्स ने एक बार फिर से किस तरह से हुंकार भर दी है। हर जिले के डेली वेजर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू संभाग के सभी जिलों के अंदर डेली वेजर्स ने यहाँ पर हुंकार भर दी है। जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने आज महारैली की है और जम्मू में चीफ इंजीनियर कार्यालय से ये महारैली यहाँ पर निकालेंगे और 65 दिनों से काम छोड़ हड़ताल पर पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से डेली वेजर्स देखे जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर अलग अलग जिले से डेली वेजर्स पहुंचे हुए हैं और चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। हुंकार रैली यहां पर करने की कोशिश, महारैली करने की कोशिश, और इस बीच में जम्मू में चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर पूरी तरह से ये डटते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले धारा 144 यहाँ पर चारों पुल पर लगा दी गई है कि उसके अगल बगल कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर आप देखिए लगातार धरना प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है। पीएचई के डेली वेजर्स हैं, जल शक्ति विभाग, जिस पूरे विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग तो रख दिया गया, लेकिन जल शक्ति विभाग के अंदर जितने भी डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उन्हें राहत की सांस आज तक देने को प्रशासन जो है वो पूरी तरह आप देखिए खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स आप काफी तरीके से रोष में देखे गए हैं। चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर आप देखिए हुजूम की तादाद में किस तरह से पहुंचे हैं और इस बीच में हर एक जिले से यहाँ पर डेली वेजर जो है वो पहुंचा हुआ है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो एक बड़ा दावा पेश किया गया था प्रशासन की तरफ से, क्या उस पर कोई आश्वासन या फिर मोहर आज लगती हुई नजर आएगी या नहीं। 65 दिनों से ये लगातार हड़ताल पर है, काम छोड़ हड़ताल पर है और जिसका खामियाजा आम जनता ने भी भुगता है। लेकिन उस बीच में आज किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, ऋतिका हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से आप देखिए डेली वेजर्स ने एक बार फिर से हुंकार रैली यहाँ पर करने की कोशिश की है, कोई आश्वासन अभी तक, क्या कुछ अपडेट है? आपको पता क्या ये धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई और इसी के चलते थोड़ा सा बदलाव जो है डेली वेजर्स ने अपने प्रदर्शन में किया है, जिसके चलते अब प्रदर्शन जम्मू में इकट्ठे तो हुए हैं डेली वेजर, पर जम्मू से ना होके नगरोटा में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं पे तमाम हजारों की तादाद में डेली वेजर्स जो है वो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और अपने प्रदर्शन को वहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। ऋतिका, क्या लगता है कि जम्मू शहर के अंदर से इन्हें बाहर जाने के लिए कहा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से 4 पुल पर धारा 144 नाफिज कर दी गई है, तो डेली वेजर्स की बात को सुनना भी बहुत जरूरी था। और किस तरह से वहां पर अब नगरोटा में काम कर रहे हैं ये, क्योंकि आप देखिए काम छोड़ हड़ताल 65 दिनों से जारी है, जिसका खामियाजा आम लोगों ने भी भुगता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सरकार को पहले से पता है कि मुद्दे क्या चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बावजूद मुद्दों को सुलझाया नहीं गया, जिसका रिजल्ट ये है कि लगातार जम्मू में प्रदर्शनों का दौर जो है वो बना हुआ है और लगातार यहाँ पे दिन ब दिन प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं और डेली वेजर्स का मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है, ना ही सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आश्वासन दिया गया है। अगर आज कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है तो आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी इन लोगों की? जी बिल्कुल, इनकी तरफ से कहा गया कि अगर सरकार ने कोई मुद्दा हल करने को लेके किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया या कोई बातचीत नहीं की तो आगे अब ये प्रदर्शन और उग्र रूप लेगा और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से हुंकार रैली यहाँ पर देखी गई है और काफी रोष डेली वेजर्स के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर नगरोटा के अंदर पहुंचे हैं तो किस तरह से आश्वासन इन लोगों को आज दिया जाएगा, या फिर आगे की रणनीति किस तरह से डेली वेजर्स की तरफ से अब शुरू कर दी जाएगी या फिर बनाई जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले, क्योंकि जिला कठुआ से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सरकारी स्कूल के बच्चों ने लखनपुर बसोली मार्ग को जाम कर दिया है। हायर सेकेंडरी स्कूल कमरों की कमी को लेकर पूरी तरह से इन बच्चों के अंदर गुस्सा है। शिक्षा विभाग के खिलाफ ये बच्चे अब नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर शिक्षा विभाग आप देखिए बड़ा दावा पेश करता है कि शिक्षा नीति किस तरह से चलाई जा रही है, लेकिन किस तरह से अब शिक्षा विभाग पर सवालिया निशान स्कूली बच्चों ने ही लगाना शुरू कर दिए हैं, वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल कमरों की कमी को लेकर भी काफी तरीके से जूझ रहा है और हायर सेकेंडरी के अंदर कमरे नहीं होने की वजह से खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज बच्चों ने यहाँ पर बसोली लखनपुर मार्ग को जाम कर दिया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये बच्चे धरना प्रदर्शन धूप में यहाँ करते हुए नजर आए हैं। कई बच्चे परेशानी के दौर से भी गुजरे हैं और शिक्षा विभाग के खिलाफ पूरी तरह से आज
नारेबाजी करने की भी कोशिश की है। तो यहाँ आप देखिए शिक्षा विभाग के जो दावे हैं उन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता हुआ नजर जरूर आ रहा है कि आखिर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि बड़ा दावा तो पेश किया जाता है कि हर तरह की शिक्षा प्रणाली जो है वो लागू करने की कोशिश की जा रही है, नई शिक्षा नीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन उस बीच में जिस स्कूल के अंदर बच्चों के बैठने का पूरा इंतजाम होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से ये बच्चे काफी परेशान हैं। और ये सारे आरोप इन बच्चों की तरफ से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि स्कूल के अंदर कमरों की कमी है, हाई सेकेंडरी स्कूल है और बसोली और साथ ही साथ लखनपुर मार्ग को आज जैम कर दिया गया है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से हुजूम की तादाद में ये बच्चे अपने स्कूलों से बाहर हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ प्रशासन से एक बार फिर से गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द इनकी बात को सुना जाए, इनकी मांग को यहाँ पर सुना जाए। सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से आप देखिए भारी तादाद में बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर निकले हुए हैं और लखनपुर बसोली मार्ग को जाम भी कर दिया गया है, अब ताजा वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा है? जी बिल्कुल, ये हायर सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर है और जिसमें इमारत में कमरों की कमी को लेकर ये विद्यार्थियों का यहाँ पर हल्ला बोल हुआ है और 2 घंटे तक करीब इन्होंने लखनपुर बसोली मार्ग को यहाँ पर जाम कर रोष प्रदर्शन किया और लगातार नारेबाजी की गई है। और ये कहा गया है कि जिस तरह से कुछ वर्ष पूर्व भी इनका स्कूल जो है हाई स्कूल से अपग्रेड होकर हायर सेकेंडरी स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है यहाँ पर और इसी को लेकर इन लोगों का रोष जो है, इन बच्चों का रोष जो है वो प्रशासन के खिलाफ जो है यहाँ पर फूट पड़ा है। और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर ये रोष प्रदर्शन कर रहे थे, तुरंत जो है प्रशासनिक अमला भी जो है कठुआ से मौके पर रवाना हुआ। सीईओ जो है शिक्षा विभाग के वो मौके पर पहुंचे, इसके अलावा डीडीसी सदस्य जो उस इलाके की हैं वो भी मौके पर पहुंची और जो विद्यार्थी हैं उनको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया, लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना था कि कई वर्ष हो गए हैं उन लोगों को गुहार लगाते हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसे में उनका पाठ्यक्रम जो है पीछे रह जाता है, पढ़ाई जो है वो यहाँ पर सफर हो रही है, ऐसे में उनकी समस्या जो है जल्द से जल्द सुनी जाए। वहीं सीईओ कठुआ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कोई विकल्पिक। लेकिन सरबजीत, यहाँ पर सवाल ये है कि शिक्षा विभाग कहता है कि नई शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही है और शिक्षा विभाग बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी पूरी तरह से गौर फरमाया गया है, लेकिन जमीनी सतह पर उतरकर देखने की जरूरत है, मात्र आश्वासनों से कुछ नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक ही दिन में नहीं डेवलप हो जाएगा, बड़ी इमारत बनानी है, उसको लेकर लैंड जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। उनका ये भी कहना है कि जल्द इस लैंड पर जो है कार्य जो है वो शुरू कर दिया, निर्माण कार्य, लेकिन तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है इन बच्चों के लिए बनाई जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि पास ही में एक जो इमारत प्राइवेट इमारत है उसको रेंट पर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से आगे का काम जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। एकमात्र आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन कितनी देर में इस पर काम शुरू होगा ये देखने वाली बात है। एक बार फिर से आपको जम्मू लिए चलेंगे, आपको बताते चले कि लंपी स्किन बीमारी जो लगातार घातक साबित होती जा रही है, इस पर अब दूध की कीमत चुकाना भी यहाँ पशुपालक भूलने लगे हैं और सड़कों पर छोड़ रहे हैं असहाय बीमार गौ माताओं को और लंपी स्किन से पीड़ित गौवंश की देखभाल से यहाँ पर अब मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गौ माता की इस वक्त सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, घर के अंदर उन्हें रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जो यहाँ पशु इस बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें घरों से बाहर निकाल रहे हैं और घरों से बाहर छोड़ रहे हैं। दूध की कीमत चुकाना भी अब पशुपालक यहाँ पर भूल रहे हैं और सड़कों पर छोड़ रहे हैं यहाँ पर इन बेसहारा जानवरों को और लंपी स्किन से पीड़ित यहाँ गौवंश की देखभाल से मुंह मोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले संपर्क डॉक्टर से करिए कि क्या वाकई में आपको इन पशुओं को अपने घरों से बाहर निकालना है या फिर उनकी इस वक्त देखभाल करने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर समझिए कि गौ माता जिसे हिंदू धर्म में पूजा जाता है, लेकिन जब वो बीमार हो गई है तो अपने घरों से उसे बाहर निकाला जा रहा है, जो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जो बड़े बड़े महंत भी यहाँ पर बात सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कृपया करके एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और जो डॉक्टर यहाँ पर कहता है उसी पर काम करें और अगर ऐसा कुछ है तो फिर सुरक्षित जगह पर इन्हें रखने की जरूरत है, वहां पर दवा देने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन किस तरह से ग्राउंड पर काम चल रहा है इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, जिस तरह से अनोखी ही खबर जो है वो देखने को मिल रही है, असहाय जानवरों को बाहर छोड़ा जा रहा है, कितना जायज है? वायरस फैलता जा रहा है, जिसके चलते
काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल लोगों में देखने को मिला, जिसके चलते अब लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हाथ में खर्चा उठाना जो है उनसे नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं उनका जो पूरा खर्चा उठाया जाता था, दूध जो आगे बेचा जाता था, उसी से वो सारा खर्चा निकाल के पूरा काम उनका चलता था। पर अब दूध की कमी हो चुकी है। लगातार जो डॉक्टर्स की तरफ से जो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, उनके हिसाब से उनको रोजाना डोजेस देना भी जरूरी है, जिनका खर्चा लोगों के हिस्से में नहीं आ पा रहा है। तो इसी के चलते लोगों ने इन तमाम जानवरों को सड़कों पे छोड़ना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं चिंताजनक है और प्रशासन को अहम कदम उठाने चाहिए, ताकि लेकिन उसके साथ साथ रितिका, सनातन धर्म में गौ माता को पूजा जाता है और जब वो बीमार हो गई है तो उसे सड़कों पर छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि डॉक्टर्स के साथ संपर्क करने की जरूरत है कि किस तरह से दवाई देनी चाहिए, किस तरह से पूरा ख्याल जो है वो रखना चाहिए? बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी ये बीमारी फैल चुकी है, तमाम लोग डॉक्टर्स को भी बुला रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ में इनका खर्चा उठाना या इनकी देखभाल करना नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग घबराए भी हैं, तो जिसके चलते लोगों ने इन पशुओं को लावारिस छोड़ना शुरू कर दिया। क्या लगता है कि प्रशासन को कदम उठाने की जरूरत है कि एक ऐसा सेंटर बनाने की जल्द से जल्द जरूरत है जहां पर सारे गाय को वहां पर ले जाया जाए, वहां पर अच्छे से इलाज हो, कि अगर उसका मालिक उसका खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर असहाय दिख रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो प्रशासन को आगे आने की जरूरत है? इक़दामात जो है वो जम्मू में जल्द से जल्द किए जाने चाहिए, जिसमें तमाम जानवर जो भी इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें एक जगह पे एकत्रित करके उनका इलाज जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि यह बीमारी और फैले भी ना हो। लोगों में जो चिंता का माहौल बना है वो भी जल्द से जल्द कम। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही कि ग्राउंड पर किस तरह से हालात जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साधु संतों की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है, अपील की गई है कि इस वक्त गौवंशों को बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को पहले डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर संपर्क करना चाहिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई। लेकिन उससे पहले प्रशासन को यहाँ गौर फरमाने की जरूरत है कि अगर ज्यादातर पशु चपेट में आ रहे हैं तो उनकी देखभाल के लिए और इलाज के लिए किस तरह से बंदोबस्त करना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।